चैप्टर 31 की शुरुआत होती है नाहेजो से, जो कि अचानक ब्योम को किस कर देती है। और ये देखकर ब्योम अचानक से पूरी तरह शॉक हो जाता है। नाहेजो उसे कहती भी है, तुमने देखा एडल्ट कितने बुरे हो सकते हैं। और अचानक ब्योम उसकी बातों को ना सुनते हुए उसे किस करने लगता है। और वो किस बच्चों वाली नहीं, बड़ों वाली किस होती है। यार अचानक से मुझे एकदम सिंगल होने का बहुत दुख हो रहा है ये सीन देख के। खैर हम देखते हैं कि ब्योम नाहेजो को छोड़ ही नहीं रहा होता। वो उसे बस चाटे जा रहा होता है, मानो कोई मक्खी शहद खा रही हो, या फिर जैसे मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम चाट चाट कर खाता हूँ, वैसे ही ब्योम भी नाहेजो के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा होता है। खैर नाहेजो अचानक कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही, तो ब्योम रुक जाता है और उसे बस देखता रहता है। नाहेजो आंखें झुकाते हुए कहती है, ब्योम मुझे कुछ समझ नहीं आता जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। और ऐसा कहकर वो नशे की हालत में बेहोश हो जाती है। और जो हमारा ब्योम होता है उसे संभालता हुआ मन में सोच रहा होता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्योम को नाहेजो के साथ होटल जाते हुए देखते हैं। और वो जब वहाँ जा रहे होते हैं तो उसके आसपास जितने भी कोवर्कर्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे होते हैं, जिसमें से एक बोल रहा होता है, ये चेयरमैन जैसे क्यों लग रहा है। तो दूसरा कहता है ये चेयरमैन का बेटा है। तो पहला वाला फिर बोल पड़ता है, वही ना जो हमेशा लड़कियों को यहाँ लाता रहता है। तो दूसरा वाला बोलता है, नहीं ये वो नहीं है, वो तो इसका बड़ा भाई है। और साथ ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि वो चेयरमैन जैसा लगता है, पर इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही इसकी नज़र नाहेजो पड़ती है तो वो मन में सोचने लगता है कि क्या ये इसकी लवर है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई क्यों नहीं हो सकता, वो पुअर दिखती है क्या, ये गांडू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तायहा को देखते हैं, जो कि किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और जैसा हमने सोचा था ये प्ले बॉय है। खैर वहाँ जो लड़की होती है वो तायहा को कह रही होती है कि क्या हम होटल चलें, पर तायहा मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहीं करना है। उफ, अच्छा हुआ कि वो होटल नहीं गए, क्योंकि वहाँ तो ब्योम था। और गाइस तुम्हें बता दूँ, वो होटल मतलब जिसमें वो गया है वो चेयरमैन का ही है, मतलब इन्हीं का ही है भाई, डैम रिच। इसीलिए सेम होटल हो जाता अगर ये जाता तो। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है ब्योम पर, जो नाहेजो को बेड पर आराम से लिटा रहा होता है ताकि वो जग ना जाए। वो उसके जूते भी उतार देता है ताकि वो कंफर्टेबली सो सके। पर जब ब्योम नाहेजो को देख रहा होता है तो मन में सोच रहा होता है कि उसे वेट करना चाहिए जब तक नाहेजो खुद इस चीज़ के लिए रेडी ना हो। और हम देख सकते हैं कि इस समय ब्योम खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहा होता है ताकि वो कुछ गलत ना करे या बाद में उसे इस चीज़ के लिए रिग्रेट हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। मानो आपकी फेवरेट मिठाई रसमलाई या आपका फेवरेट फूड मोमोज आपके सामने हो, पर आप उसे खा नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ आपकी है ही नहीं। इतना फ्रस्ट्रेटिंग था भाई ये चीज़ ब्योम के लिए उस समय। खैर समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर आखिरी में हम देखते हैं कि ब्योम नाहेजो के साथ होता है और उसके सर पर हाथ रख के उसे सहला रहा होता है, क्योंकि नाहेजो को थोड़े बैड ड्रीम्स आ रहे थे। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर जाना नहीं, कहानी अभी बहुत बाकी है। चैप्टर 32 की शुरुआत होती है हमारी नाहेजो से, जो आराम से उठ रही होती है क्योंकि उसे बहुत कंफर्ट सा लग रहा होता है। वो पहली बार इतनी बेचैनी से कहीं सोई थी, पर अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने घर मतलब अपने अपार्टमेंट में है ही नहीं। और जैसे वो देखती है कि वो कहीं और है तो वो कल के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो कल दारू पीने के बाद उसने, और अचानक मुझे सब याद आ जाता है कि कैसे उसने ब्योम को कल ज़बरदस्ती किस किया था। और वो एकदम से इस बात को सोच के उछल पड़ती है। ये बात सोचकर वो मन में सोचने लगती है कि नहीं क्या पता वो सब एक ड्रीम हो। पर जैसे ही उसकी नज़रें अपने सामान पर पड़ती है, जो कि बहुत अच्छे से कहीं पर रखा हुआ होता है, मतलब शूज़ और उसके कोट वगैरह, तो उसे पता चल जाता है कि कल वाली बातें सपना नहीं थी। और शायद वो तुरंत ही चेक करती है कि कहीं उसने लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी, वही सेक्स सुक्स। पर हमें पता है कि हमारा ब्योम कितना जेंटलमैन है और उसने ऐसा कुछ होने नहीं दिया।
खैर हम देखते हैं कि नाहेजो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है ये सब सोचकर कि मैंने ये कल क्या कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ब्योम भी तो बहुत ज़्यादा लीन हो रहा था, उसकी वजह से ये सब हुआ, तो उसकी भी गलती है। और तभी वो सोचती है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है, कौन सा उसने कोई लाइन क्रॉस कर दी है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्योम ने पहली बार किसी को किस किया होगा। उसकी ये पहली किस थी ये हमें पता है, पर नाहेजो को नहीं। खैर नाहेजो अभी भी सोचती है कि मैं बड़ी हूँ तो मेरी गलती ज़्यादा है, इसलिए मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और तभी उसे अपने कोट में ब्योम का लिखा हुआ मैसेज मिलता है, जहाँ लिखा होता है, सॉरी तुम्हें यहाँ लाने के लिए, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं छोड़ पाया। और बिल की चिंता मत करना, मेरे पास कूपन था जिसे मैं अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए सेव कर रहा था। पर दोस्तों हमें पता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि होटल तो इसके बाप का है, ही इज डैम रिच। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है जे पर, जो ब्योम को घूरे जा रहा होता है और उसे कहता है, सर मुझे क्यों बुलाया, आज मेरी छुट्टी थी। तो ब्योम कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ कुछ खेलो। तभी जे कह पड़ता है, वहाँ नहीं जाओगे आज। तो ब्योम कहता है, नहीं मैं वेट कर रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि जो उसने किया, मतलब नाहेजो ने जो हमारे ब्योम के साथ किया, उसके बाद वो चाहता है कि नाहेजो पहले उसको कांटेक्ट करे, क्योंकि देखा जाए तो इसकी पहली किस नाहेजो ने ले ली, तो अब वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है ब्योम। खैर ये देख कर जे बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो ब्योम को समझ ही नहीं पा रहा होता कि ब्योम नाहेजो को लोगों से छिपाना चाहता है या दिखाना, क्योंकि होटल में तो सब चेयरमैन के लोग थे और ये बात अब तक तो चेयरमैन तक पहुंच भी चुकी होगी कि कोई लड़की ब्योम के साथ यहाँ आई थी। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है मिंचोल और यूनारी पर, जो फिर से सेक्स सूक्स करके आराम कर रहे होते हैं। डैम भाई, ये बंदे तो हमेशा यही चीज़ करते रहते हैं क्या, बहुत गुस्सा आता है इनका सीन आता है तो। खैर वहाँ यूनारी मिंचोल से कह रही होती है, सच बताना तुमने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है ना, क्योंकि तुम इतने अच्छे कैसे हो इस चीज़ में, वही सेक्स सूक्स। खैर मिंचोल बस उसे देखकर हंस रहा होता है। तभी यूनारी कहती है कि तुम तो अब पहली बार भी नहीं डरे होगे ना। और तब हम देखते हैं कि जब मिंचोल ने पहली बार किस किया था, ऑफ कोर्स नाहेजो के साथ, तो वो इतना ज़्यादा शर्मा गया था कि वो नाहेजो की आंखों में देख भी नहीं पा रहा होता। और वो उसे सीधा कहता है, तुम घर जाओ प्लीज़। और वो सीधा नाहेजो से दूर चला जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मैं लड़का हूँ, मुझे क्यों शर्म आ रही है। और प्रेजेंट टाइम में ये सोचकर वो मुस्कुरा रहा होता है। और ये देखकर यूनारी गुस्से में पूछती है, तुम सच में अपनी पहली वाली को याद कर रहे हो ना। और तभी सीन शिफ्ट होता है नाहेजो पर, जो मिंचोल से जुड़ी हर चीज़ को पैक कर रही होती है। वो फ़ोन भी जो मिंचोल ने नाहेजो को सबसे पहले दिया था, और वो एक सैड मन के साथ हर चीज़ को अपने घर के बाहर रख देती है ताकि उन्हें फेंक सके। और गाइस ऐसा करना चाहिए अगर मूव ऑन करना हो, अगर मानो लाइक अपार्ट फ्रॉम जेंडर, उसकी हर चीज़ फेंक दो, फोटो भी डिलीट कर दो, वरना मूव ऑन नहीं होगा। खैर फिर सीन मतलब वापस शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि नाहेजो अपने पुराने कपड़े भी फेंक देती है और नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही होती है। साथ ही उसकी नज़र उस टेडी बियर पर पड़ती है जो उसने ब्योम के लिए बनाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्योम और जे को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग खेल रहे होते हैं। और अचानक ब्योम का फ़ोन बजने लगता है और मैसेज पक्का पक्का नाहेजो का ही होता है और उसने पहली बार कांटेक्ट कर ही लिया हमारे ब्योम को। खैर ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, पर स्टिल कहीं मत जाओ क्योंकि कहानी अभी भी बहुत बाकी है। चैप्टर 33 की शुरुआत होती है हमारी नाहेजो से, जो कि पहली बार खुद के लिए शॉपिंग करने आई होती है। हमें उस समय ये पता चलता है कि बचपन से ही नाहेजो ने बस सिर्फ फटे पुराने कपड़े ही यूज़ किए हैं, इसलिए कोई भी नई चीज़ उसके लिए बहुत प्यारी हो जाती है। खैर हम देखते हैं कि वो एक दुकान में झांक रही होती है और वहाँ की ओनर जब उसे देखती है तो वो कहती है, अरे अंदर आके देखो, बाहर से क्या ही दिखेगा। फिर वो पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो नाहेजो कहती है कि मैं अपने लिए अंडरवियर ढूंढ रही हूँ। तो दोस्तों ये आम बात है तो मुंह मत बनाओ। खैर जब वो अंदर जाती है तो उसकी ओनर मतलब पूछती है कि तुम्हें कैसा डिज़ाइन पसंद है।
तो नाहेजो कहती है कुछ सिंपल दिखाओ जो कंफर्टेबल भी हो। अरे यार, ये अचानक मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, हम गलत शॉपिंग पे आ गए क्या? खैर, ओनर नाहेजो का साइज पूछती है और उसका आंसर सुनते ही वो कहती है, अरे तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत खुश रहता होगा ना? लाइक आई एग्री, मैन लव्स बिग मेलन्स। खैर, शॉप की ओनर बहुत खोजती है और उसके लिए कुछ खतरनाक सा पीस निकालती है, जिसे देख कर नाहेजो एकदम शर्मा जाती है और कहती है, ये नहीं, कुछ सिंपल पीस दिखाओ। और फिर आखिरी में ओनर एक सिंपल सा पीस निकाल के उसे दे ही देती है और साथ ही कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुश रहता होगा ना? और ये सुनते ही नाहेजो थोड़ा रुककर सैड स्माइल के साथ कहती है, नहीं, मैं सिंगल हूँ। और ये सुनकर वहाँ की ओनर उसे एक फ्री भी देती है, मतलब एक फ्री सामान, और वो सामान तुम देख ही रहे हो। खैर, नाहेजो उसे डरते डरते शर्माते हुए वो ले ही लेती है। पर हम देखते हैं शॉप के बाहर वो बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि नाहेजो कहीं ना कहीं उसने पहली बार ऐसे शॉपिंग की होती है, तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और गाइस, मैं भी बहुत खुश होता हूँ जब भी मैं अपने लिए एक नए कपड़े लाता हूँ, तो समझ जाओ खुशियों का राज होता है शॉपिंग। खैर, हम देखते हैं कि नाहेजो एकदम ब्लाइंड शॉपिंग किए जा रही होती है, जो अच्छा लग रहा होता है वो उसे खरीद लेती है। फिर उसे अचानक ब्योम की याद आती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि ब्योम के पास जो ग्लव्स हैं उसमें शायद ठंड लगती होगी, तो वो उसके लिए भी एक नए ग्लव्स ले लेती है, वो भी वूल वाले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योम भी वही शॉपिंग वाले प्लेस पे आ रखा होता है। नाहेजो उसे ढूंढ रही होती है और अचानक उसे ब्योम दिख ही जाता है, जहाँ वो बहुत सारी औरतों से घिरा होता है। वहाँ जितनी भी सारी औरतें होती हैं वो बोल रही होती है, तुम पक्का टीवी में काम करते हो ना? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ओ, तुम सेलिब्रिटी हो? और एक तो ये भी कहती है कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, तुम चाहो तो मैं सेटिंग करवा दूं। फिर कोई बोलती है, अच्छा तुम ये बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? जैसे ही ब्योम की नज़र नाहेजो पर पड़ती है, वो उसकी तरफ जाता हुआ कहता है, हाँ मेरी लाइफ में कोई है। और जब दोनों साथ में आते हैं तो नाहेजो उसे कहती है कि तुम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे क्या? तो ब्योम कहता है, नहीं, बहुत देर से तो नहीं। जब नाहेजो ब्योम की तरफ देख रही होती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे तुम कल के बारे में क्या सोचोगे? पर ब्योम बस एक स्माइल के साथ उसे बस देखता जा रहा होता है और फिर कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है आज? ये सुनते ही नाहेजो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बस इतना ही कहती है, क्या तुम मेरे साथ कुरकुरे वाले मोमोज खाओगे? मेरी ट्रीट है तो मैं ही पैसे दूंगी। तो ब्योम बस उसे घूरता रहता है और यस कह देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाहेजो अभी भी सोच रही होती है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही थी उस बारे में, और वो उसे कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, यहाँ के मोमोज सबसे बेस्ट है। तो ब्योम कहता है, तुम यहाँ रेगुलर आती हो क्या? तो नाहेजो कहती है, हाँ मैं यहाँ आती रहती थी, मिंचौल। और पूरा वर्ड बोलने से पहले ही वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो ब्योम को हर्ट नहीं करना चाहती थी जब से कल वाला वो इंसिडेंट हुआ है। पर जब वो ब्योम की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि शायद ब्योम के लिए वो बड़ी चीज़ है ही नहीं, शायद उसके लिए ये बहुत कॉमन है। तो आखिर में नाहेजो भी कुछ नहीं कहती इस बारे में, बस चुपचाप मोमोज खा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नाहेजो के घर के पास, जहां हम देखते हैं कि नाहेजो ब्योम से कल के लिए माफ़ी मांग रही होती है और सॉरी बोल रही होती है कि वो कल दारू के नशे में मैं गलती से मैंने वो कर दिया। पर ब्योम अचानक उसके पास आकर कहता है, माफ़ी क्यों, जबकि मुझे अच्छा लगा जो तुमने किया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर नाहेजो बहुत कुछ बोल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दारू के नशे में हुआ था। पर ब्योम एकदम क्लियर कहता है उसके पास आकर, मैंने पहले भी कहा है कि तुम मेरा यूज़ कर सकती हो जितना भी चाहो, मुझे पता है मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, पर स्टिल यू कैन यूज़ मी, आई डोंट माइंड। तो नाहेजो बस सर झुकाकर उसे उसका गिफ्ट देते हुए कहती है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। और ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एकदम बैठ जाती है और मन में सोचने लगती है कि ये कब से ऐसी बातें करने लगा है, मेरा प्यारा ब्योम कहाँ गया जो बस हाँ बोलता रहता था, और वो कब से मुझे तुम कहकर बात करने लगा है। खैर, फिर हम देखते हैं कि वो नहाने चली जाती है और जैसे ही वो आती है तो वो अपना नया अंडरवेयर निकालती है ताकि वो उसे ट्राई कर सके, पर देखती है कि उसने गलती से वो वाला बैग तो ब्योम को दे दिया है। शिट भाई, अब क्या होगा? खैर, इसी तरह ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
पर अभी भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी अभी बहुत बाकी है। चैप्टर 34 की शुरुआत होती है जब नाहेजो को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत बैग व्योम को दे दिया है जिसमें उसके अंडरवेयर होते हैं। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपना फ़ोन लगाती है और मन ही मन बस ये सोच रही होती है प्लीज़ उसने वो बैग ना खोला हो। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो तुरंत पूछती है तुम घर पहुंच गए क्या, और तुमने अपना गिफ्ट तो नहीं खोला ना, क्योंकि मैंने गलती से तुम्हें दूसरा बैग दे दिया है, प्लीज़ वो रेड वाला बैग मत खोलना। तो व्योम पूछता है क्यों, तो नाहेजो कह देती है उसमें कुछ डरावना सामान रखा हुआ है और अगर तुम उसे देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी, तो प्लीज़ उसे खोलना मत। तो व्योम बस चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है और कहता है मैं कल ये तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो नाहेजो ये सुनकर चैन की सांस लेती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्योम एकदम अलग सा लग रहा होता है, जैसे उसके अंदर का कोई बीस्ट जाग गया हो, क्योंकि हमें भी पता है कि उसने वो बैग खोल लिया है और उसने देख लिया और उसने बहुत गलत सोच लिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई इंटीमेट हो रहा होता है और वो और कोई नहीं व्योम और नाहेजो होते हैं। अरे मुझे हर बार ये मुझे पागल बनाएंगे क्या, ये सपना है मुझे पता है और ये सपना पक्का व्योम देख रहा है क्योंकि अभी इंसिडेंट हुआ ना वो वाला, समझ जाया करो। खैर हम ये देख रहे होते हैं सपने में कि जो नाहेजो होती है वो इधर उधर काट रही होती है, समझ जाओ मतलब इधर उधर काटने के निशान होते हैं। फिर आखिरी में वो जो व्योम है उसे बेड पर लेटा देता है, पर उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती है। पर असली ट्विस्ट यहाँ यह आता है कि ये सपना असल में नाहेजो का है। डैम भाई, मुझे पता था असल में लड़कियां ही होती हैं जो ज़्यादा सोचती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वही सेक्स उक्स, भाई फालतू में लड़कों का नाम खराब कर रखा है। खैर उस सपने की वजह से नाहेजो सो नहीं पाती और सुबह सुबह व्योम उसके घर के सामने आ जाता है ताकि वो उसे उसका सामान दे सके। नाहेजो जब बाहर आती है तो उसे सॉरी कहते हुए बोलती है ये वाला बैग तुम्हारा था, पर जैसे ही वो व्योम का चेहरा देखती है वो मन में सोचने लगती है कि व्योम थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो वो पूछी पड़ती है तुम बीमार तो नहीं हो, तुम थके हुए क्यों लग रहे हो। तो व्योम कहता है हाँ मैं अच्छे से सो नहीं पाया। डैम भाई, ये भी सपना देख रहा था, अब तो मुझे कंफर्म हो गया। भाई ये दोनों ही नोटी होते जा रहे हैं भाई, पर क्या कर सकते हैं। खैर जैसे ही नाहेजो घर के अंदर जाने वाली होती है व्योम उसे रोकता हुआ कहता है ये तुम्हारे लिए है और उसे एक गिफ्ट दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब हम देखते हैं कि अंदर नाहेजो जाती है घर के अंदर तो वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक प्यारा सा स्वेटर निकलता है और वो तुरंत उसे पहन लेती है और सोचती है व्योम को मेरा साइज कैसे पता है। साथ ही वो ये भी सोचती है कि बस उसने ज़्यादा पैसे ना खर्च किए हों, क्योंकि वो स्वेटर बहुत प्रीमियम सा लग रहा होता है और मुझे पता है कि वो बहुत महंगा भी है, क्योंकि हम उस वक्त देखते हैं कि जो व्योम ने पूरी एक टीम खड़ी कर रखी थी नाहेजो के स्वेटर को सिलेक्ट करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में नाहेजो बहुत खुश हो रही होती है उस स्वेटर को लेके, क्योंकि वो स्वेटर उसे बहुत पसंद आ चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नाहेजो को फ्लावर शॉप में जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी कोवर्कर उसके स्वेटर को देखकर कहती है तुमने नया स्वेटर ले लिया, सूट कर रहा है, और सही किया, बार बार वही कपड़े पहनकर तुम सही नहीं लग रही थी। मतलब वो उसको टॉन्ट मार रही होती है इस समय और नाहेजो ऑकवर्डली बस कह देती है। फिर तुरंत कोवर्कर फिर से बोलती है ये तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है ना, तुम पर एकदम सूट कर रहा है, उसने काफी टाइम निकाल कर पसंद किया होगा। तो नाहेजो ये सुनकर एकदम चुप हो जाती है। फिर वो हिम्मत कर कर बोल ही देती है मेरा डिवोर्स हो गया है। और ये सुनते ही उसकी कोवर्कर ऑकवर्डली कहती है हैं मतलब अभी हुआ क्या। तो नाहेजो बस बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसकी कोवर्कर पीछे खड़ी रह जाती है और मन में सोच रही होती है फक, कभी ये शादीशुदा होती है और कभी डिवोर्स, पक्का यहाँ दाल में कुछ काला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्योम हमेशा की तरह वहाँ रोज़ लेने आया होता है। नाहेजो और व्योम दोनों बहुत फैमिलियर होकर बात कर रहे होते हैं और ये सब देखकर उसकी कोवर्कर गुस्से में देख रही होती है और सोच रही होती है पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, पर इनकी एज इतनी अलग है, ये कैसे हो सकता है। और उसे लगता है कि शायद नाहेजो व्योम का फ़ायदा उठा रही है। और जैसे ही वो देखती है कि इन दोनों के हाथ टच हो रहे हैं तो वो एकदम भागते हुए जाती है और व्योम की आंखों में देखते हुए कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। भाई ये लड़की
पक्का बहुत जल रही है भाई हमारी नाहेजो से, और इस लड़की की भाई पिटाई करनी पड़ेगी। ये सेकंड कैरेक्टर है जो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है इस देखने के बाद। मिंचौल के बाद इसी का नंबर है पिटने का। खैर, इसी तरह ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी अभी बहुत बाकी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मुझे 95% लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ओनली 5% लोगों ने किया है। तो प्लीज़ अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, अच्छा लगता है मुझे नंबर बढ़ते हुए। चैप्टर 35 की शुरुआत होती है नाहेजो की कोवर्कर से, जो कि ब्योम को बाहर चलकर बात करने के लिए बोलती है। और ये देखकर नाहेजो एक सैड नज़रों के साथ कहती है कि तुम दोनों बाहर चले जाओ, मैं शॉप देख लूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है शॉप के बाहर, जहाँ वो लड़की ब्योम को कह रही होती है, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो ब्योम स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? फिर वो लड़की सीधा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और तुम नाहेजो को पसंद करते हो, देख कर ही लग रहा है, और हो सके तो संभल कर, क्योंकि तुम्हें नाहेजो के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इस समय जो हमारी नाहेजो होती है उन दोनों को बस दूर से देख रही होती है। और वहाँ ब्योम तुरंत कहता है उसे कि तुम अगर एज को लेकर कह रही हो तो वो लड़की तुरंत ही बोल पड़ती है, नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता होगा पर नाहेजो मैरिड है, और अभी उसने कहा कि उसने डिवोर्स ले लिया है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुनकर बहुत शौक लग रहा होगा, पर मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं तुम्हारे भले के बारे में सोच रही हूँ, तो तुम नाहेजो से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी ब्योम का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो उसे झुककर कहता है, तुम्हें मेरी चिंता है जिसे तुम जानती भी नहीं, पर जिसके साथ काम करती हो उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि ये सही है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारा यूज़ करे। तभी ब्योम एकदम भारी आवाज़ में कहता है, मुझे पता है ऑलरेडी कि उसका हस्बैंड था, एंड स्टिल मैं उसके पीछे पड़ा था। और मन में वो सोच रहा होता है कि मैं कब से उनका रिलेशन टूटने का वेट कर रहा था। डैम भाई, मतलब ये भाई नाहेजो को बहुत पहले से स्टॉक कर रहा है, ये तो क्या परफॉर्म हो गया। खैर, और उस लड़की को वो सीधा कहता है, तुम्हें नाहेजो की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। तुम सीधा अंदर जाओ और नाहेजो को ये सारी बात बोल, उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए। और ये सब सुनकर जो वो कोवर्कर होती है वो एकदम शॉक हो जाती है और कांपने लगती है। और ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और फिर से हम ब्योम को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में कहीं खोया होता है। और उसे ऐसा देखकर जे अपने मन में कुछ सोच रहा होता है कि वो नाहेजो के पीछे क्यों पड़ा है। वो उसे लेने जाता है और फिर छोड़ने भी जाता है, मतलब क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बोल ही पड़ता है, सर क्या आप सही में उसे पसंद करते हैं क्या? तो ब्योम उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो ये सोचता है और फिर बोलता है, सर अगर आप चाहते तो उसे लोगों की नज़रों से छिपा सकते थे, पर आप जानबूझकर उसे वहाँ ले गए, मानो आपको केयर ही ना हो कि ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाए। फिर वो मन में सोचने लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब जो हमारा ब्योम है वो नाहेजो के सामने ऐसे पुअर क्यों प्रिटेंड करता है, क्योंकि जे को पता है कि जो नाहेजो जैसी लड़की है उसको पैसे दिखाकर तुम उसका दिल यहीं जीत नहीं पाओगे। पर स्टिल वही क्यों, और कोई लड़की क्यों नहीं? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ब्योम के पास बहुत पैसा है? क्या वो बाकी लड़कियों जैसी बन जाएगी, लाइक गोल्ड डिगर? क्योंकि बदलना तो लोगों की फितरत है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ब्योम बस ये सब थ्रिल के लिए कर रहा है। तभी ब्योम धीमी आवाज में कहता है कि अगर तुम अगली बार ये क्वेश्चन नाइसली पूछोगे तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा, मतलब वो क्यों नाहेजो के पीछे पड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्योम को स्टेडी बियर के साथ खेलता देखते हैं जो नाहेजो ने उसे दिया था। वो उसको मन में सोचकर स्माइल कर रहा होता है, मतलब नाहेजो को याद कर रहा होता है। और दूसरी तरफ नाहेजो भी ब्योम को याद कर रही होती है, पर नाहेजो तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि हम शायद एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। मे बी मैं लोनली थी इसलिए मैंने ये सब होने दिया, उसे अपनी ज़िंदगी में आने दिया, और अब मुझे लगता है कि शायद उसे किसी और के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हर बार की तरह ब्योम नाहेजो को घर छोड़ने आता है और उसे कहता है कि तुम अंदर जाओ, ठंड है। पर इस बार नाहेजो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि मुझे बात करनी है। तो ब्योम मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, ठीक है ना,
पर नाहेजो एकदम सीरियस होकर रुक कर बोलती है और मतलब उसकी आंखों में देखकर सीधा कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही और तुम्हें ये सुनकर बहुत हर्ट होगा। तो ब्योम कहता है, मतलब? तो नाहेजो उसे कहती है कि तुम जिंग को जानते हो ना, जो मेरी कोवर्कर है। तो ब्योम कहता है हाँ, पर तुरंत ही कहता है, अगर तुम गुस्सा हो कि मैं उससे बात करने गया था तो सॉरी। पर नाहेजो तुरंत ही कह पड़ती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। और ये सुनकर ब्योम एकदम रुक जाता है और एक्सप्रेशन लेस होकर कहता है, तुमने सही कहा था, ये बात मुझे हर्ट कर रही है। तो नाहेजो तुरंत बोल पड़ती है कि जरूरी नहीं है कि वो ही हो, तुम्हारी एक फ्रेंड भी तो है जो तुम्हें डेली कॉल करती है, तुम उसके साथ कर लो, वो तुम्हारी एज की भी है। पर ब्योम गुस्से में उसके होठों को टच करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी और के साथ। तो नाहेजो अपना मुंह फेरते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कि मेरा डिवोर्स हो रखा है, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात पता है, वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, और क्या तुम्हारे फ्रेंड्स को ये जानकर अच्छा लगेगा? तो तुम अपनी उम्र के लोगों के साथ रहो ना। तभी ब्योम उसे गुस्से में उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। और उस समय नाहेजो की आंखों में आंसू होते हैं, पर ब्योम उस चीजों को इग्नोर करता हुआ उसे किस करने लगता है, वो भी जबरदस्ती। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। पर स्टिल अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। चैप्टर 36 की शुरुआत होती है जब ब्योम नाहेजो को ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है, वो भी रियली हार्ड तरीके से। ये इसलिए होता है क्योंकि नाहेजो ने कुछ ऐसी बात कह दी होती है जिससे जो हमारा ब्योम है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। नाहेजो उसकी आंखों में देखते हुए रोते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा यूज़ कर सकती हूँ। और मन में सोच रही होती है कि कहीं ना कहीं सच में वो यूज़ ही कर रही होती है ब्योम का, ताकि वो मिंचोल को भुला सके। पर उसे अब ये रियलाइज़ हो गया है कि वो ब्योम के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज वो किसी को भुलाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो ब्योम के साथ ऐसा करे, वो चाहती है कि ब्योम उस पर भरोसा करे, क्योंकि ब्योम ने उसकी बहुत हेल्प करी है। और आखिरकार नाहेजो वो बात कह ही देती है, तुम्हें अपनी फीलिंग को भुलाना पड़ेगा ब्योम। पर ब्योम सीधा कह देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और गाइस, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हो सकता। ये लाइक कैसे तुम किसी को भुला पाओगे? लाइक तुम्हारी कोई क्रश है या तुम्हारा कोई प्यार है, उसे कैसे भुला दोगे? खैर, फिर ब्योम नाहेजो को सीधा कहता है, अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो मत करो। और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा और तुम भी नहीं रोक सकती। और आखिरी में वो भी एक चीज़ ट्राई करता है। ब्योम उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहता है, अगर तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलूं तो मुझे सीधा बोल दो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। और ऐसे ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि नाहेजो अपने फ़ोन में किसी को मैसेज लिख रही होती है। ऑफ कोर्स वो ब्योम को मैसेज लिख रही होती है और ये मैसेज होता है कि कल मत आना। और वहाँ पर वो सैड नज़रों के साथ अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ब्योम को ये क्यों नहीं कह पा रही कि मुझसे अब कभी मत मिलो। और शायद कहीं ना कहीं नाहेजो भी नहीं चाहती कि ब्योम उससे दूर जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योम नाहेजो के टेडी बियर को पोक करे जा रहा होता है, मतलब उंगली कर रहा होता है। और ये देखकर जे ऑकवर्डली सोचता है, इसे क्या हो गया अब, ये हमेशा बच्चों जैसी हरकतें क्यों करता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका फेस बिल्कुल चेयरमैन जैसा है, इसलिए सब और भी अजीब लगता है हमारे जे को। खैर, तभी ब्योम बोलता है, आज नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तो जे ऑकवर्डली बोलता है, क्यों बुलाया? तो ब्योम कहता है कि उसके पास उसके सवालों का आंसर है। मतलब जो जे ने नाहेजो को लेके क्वेश्चन पूछा था, वो बताता है कि उसने बहुत पहले एक मूवी देखी थी जहाँ एक आदमी एक लड़की को होटल ले जाता है जो कि बहुत ड्रंक होती है, पर वो आदमी उस लड़की को छूता तक नहीं है, वो बस उसके पास बैठकर उसे देखता रहता है। फिर ब्योम कहता है कि उस वक्त उसे समझ नहीं आया था कि वो आदमी कैसा फील कर रहा था और कैसे वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, मतलब वही आदमी। फिर ब्योम बोलता है कि अब मुझे सब समझ आ गया है कि वो आदमी उस समय क्या फील कर रहा होता है। और ये सुनकर जे मन में सोच रहा होता है, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहता है, सर ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो, कोई भी ऐसा कर सकता है। और साथ ही वो ये भी कहता है, ऐसा भी तो नहीं है कि आपने आज तक किसी लड़की को छुआ ही ना हो आज तक। और इस बात पर ब्योम बस जे को देखता रहता है
और जब जे ये नोटिस करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, नो वे फॉर रियल। मतलब सच में नाहेजो ही ब्योम का पहला प्यार है और उसके साथ ही उसने अभी तक जो किया है वही किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है नाहेजो पर, जो कि अपने शिफ्ट पर होती है। वहाँ उसकी कोवर्कर उससे पूछ रही होती है, नाहेजो कोई बात है जो तुम छुपा रही हो या जिससे तुम परेशान हो? तो नाहेजो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर कोवर्कर जिद करती है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाहेजो ने अपनी कोवर्कर और बॉस को सब कुछ बता दिया है। पर रिलैक्स गाइस, उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसे किसी को रिजेक्ट करना है और कुछ नहीं। खैर तभी उसकी कोवर्कर कहती है, अच्छा तुम्हें किसी को रिजेक्ट करना है तो उस लड़के से क्यों नहीं पूछते जो तुम्हारे साथ यहाँ आता है, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ को। और नाहेजो इस बात पर कुछ नहीं कहती। फिर हम देखते हैं कि जो कोवर्कर है और बॉस है वो कुछ फुसफुसा रहे होते हैं और वो कोई चीज़ नाहेजो को कहते हैं और ऐसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है। और सीन शिफ्ट होता है हमारी नाहेजो पर, जो कि अपने घर आ रही होती है और उस समय वो अपने मन में अपनी कोवर्कर की बात सोच रही होती है जिसने उसे ऐसा कहा होता है, अगर तुम्हें किसी से सच में रिश्ता ख़त्म करना है, चाहे प्यार का हो या ब्लड का रिलेशन हो, तो तुम उससे बस पैसे मांग लो और सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी। और गाइस रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो इस बात को नोट कर लो, बाद में काम आएगा। खैर आखिरकार नाहेजो डिसाइड करती है कि वो यही करेगी, क्योंकि वो ब्योम का और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो वो ब्योम को मैसेज टाइप करती है कि मुझे 10 मिलियन वॉन चाहिए, जो कि इंडियन करेंसी में 6 लाख होते हैं। डैम भाई। खैर पर अचानक वो सोचती है जब ख़त्म ही करना है तो अच्छे से करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्योम पर, जो अभी भी अकेला बैठा होता है, वो भी गुस्से में। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज नाहेजा का होता है, जहाँ लिखा होता है कि मुझे 100 मिलियन वॉन चाहिए, जो कि इंडियन करेंसी में 60 लाख होते हैं। डैम भाई, उसने एक जीरो और बढ़ा दिया ताकि खेल ही ख़त्म हो जाए। पर नाहेजो को ये नहीं पता कि जो ये अमाउंट है वो हमारे ब्योम के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरे भाइयों, ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस वाली वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूँ। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। मैं देख रहा हूँ कि 95% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। डैम भाई, मतलब सिर्फ 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। खैर जाने से पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे कुछ चटपटे कमेंट्स। और पहला कमेंट किया है किसी TF क्वीन ने और उसने कहा है कि आफ्टर रीडिंग हर मैसेज ताहे विल बी लाइक दिस। फिर सेकंड कमेंट किया है किसी विची गर्ल ने और उसने कहा है कि वो एडवाइस बहुत बुरी है इस सिचुएशन में। और खैर नहीं यार, एडवाइस तो अच्छी ही थी मेरा देखा जाए तो। और आखिरी कमेंट किया है किसी मियाँ 123 ने और उसने वही कहा है कि ताहे विल बी लाइक दिस। और मेरे दोस्तों, अगर तुम अभी तक टिके हो तो आई लव यू गाइस इतना देर तक टिकने के लिए, और बाय।